आपको मोदी ने 15 लाख तो नहीं दिए, बल्कि 1 लाख करोड़ का कर्जदार जरूर बना दिया। मोदी के कार्यकाल में आजादी के बाद पहली बार आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पर विकसित देशों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। यह खबर बाहर आते ही देश में मोदी के खिलाफ महाविरोध शुरू हो गया। सोशल मीडिया पर मोदी इस्तीफा दो ट्रेंड भी कर रहा है। वित्त मंत्रालय ने एक ऐसा खुलासा किया जिसके बाद आम आदमी की पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। देश पर इतना ज्यादा कर्जा है जिसे आने वाले 10 साल तक कोई भी सरकार ठीक नहीं कर पाएगी। या यूं कहें कि मोदी सरकार ने ऐसा कर्ज का बोझ देश के कंधों पर डाल दिया जिससे देश 10 साल और पीछे चला गया। पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक रिपोर्ट्स कलेक्टिव के वरिष्ठ पत्रकार सोमेश झा ने मोदी दौर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आजादी को लेकर लंबी छानबीन की है। इस छानबीन पर विदेशी अखबार अल जजीरा 3 रिपोर्ट लेकर आई। पहली रिपोर्ट छप गई है। इस रिपोर्ट ने मोदी सरकार की पोल खोल के रख दी। किस तरह से मोदी सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कामकाज में दखल अंदाजी करती है या अब तक किया है, उसका एक चौंकाने वाला खुलासा सामने आया। यह एक लंबी रिपोर्ट है जिसे आपको ओवरऑल समझाने की कोशिश कर रही हूं। यह खबर की पहली किस्त है। इस किस्त से यह पता चलता है कि कैसे नरेंद्र मोदी के काल में आजादी के बाद पहली बार आरबीआई पर विकसित देशों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगा है। कैसे अरुण जेटली की अगुवाई वाले वित्त मंत्रालय ने आरबीआई के कामकाज में दखल अंदाजी की। कैसे आरबीआई के 2 गवर्नरों ने एक ही बात पर इस्तीफा दे दिया, लेकिन सरकार ने अपनी मनमानी नहीं छोड़ी। साल 2014 से भाजपा का दौर शुरू हुआ था। प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी ने सत्ता संभाली। सत्ता संभालने के साल भर बाद सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से कहने लगी कि ब्याज दरों को कम किया जाए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम कर दी जाए। ब्याज दर को कम करने से बैंक से कम दर पर कर्ज मिलने लगता है, यानी कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिलेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मानना था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने से बढ़ती हुई महंगाई पर लगाम कसना या लगाम लगाना आने वाले समय में मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आरबीआई ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करने के बजाय महंगाई को नियंत्रित कंट्रोल करने पर ज्यादा जोर दे रही थी। लेकिन सरकार मोदी की है तो क्या हुआ कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ मोदी सरकार की मनमानी शुरू हुई। मोदी सरकार ने सीधा आरबीआई पर आरोप लगाया कि आर्थिक तौर पर मजबूत दूसरे देशों को फायदा पहुंचाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया काम कर रही है। नई बात यह है कि सरकार ने केंद्रीय बैंक के जरिए गोरे लोगों को फायदा पहुंचाने का आरोप लगाया। साथ में यह मांग भी किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किस मकसद के तहत कामकाज कर रही है, इसकी छानबीन की जाए। यह आरोप मोदी सरकार ने 2014 में आरबीआई पर लगाया। दरअसल ये बात समझना जरूरी है कि अगर महंगाई की परेशानी से देश जूझ रहा है तो अमूमन ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर रखने की नीति अपनाई जाती है। ऐसा करने पर महंगाई की परेशानी बेलगाम नहीं होती। अधिकतर वही लोग मोटा कर्जा लेते हैं, मोटा लोन लेते हैं जो पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं। कारोबारियों को फायदा होता है, उन्हें कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन मिल जाता है। इन सब में फायदा अमीरों को होता है, लेकिन महंगाई बढ़ने से सबसे बड़ी मार गरीबों पर पड़ती है। इसीलिए आरबीआई इसमें संतुलन बनाने का काम करता है और इसीलिए आरबीआई को स्वतंत्र काम करने की अनुमति दी जाती है। लेकिन 2014 के बाद ऐसा नहीं हुआ। जब मोदी सरकार आई तो महंगाई की दर बहुत अधिक थी। साल 2014 में आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन थे। कांग्रेस ने इन्हें नियुक्त किया था यानी अपॉइंट किया था। उन्होंने रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी ब्याज दरों में कोई कटौती नहीं की, जिससे महंगाई धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन राजन पर आरोप लगा इससे वो भारतीय जो बिजनेसमैन हैं, चाहे अडानी हो, अंबानी हो, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं और विकसित देशों को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो रघुराम राजन ने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उर्जित पटेल आरबीआई गवर्नर बने। उन्होंने ब्याज दर में 0.25% की कटौती की। उर्जित पटेल के दौर में ही नोटबंदी का ऐलान हुआ। रिपोर्ट में पता चलता है कि उर्जित पटेल की नोटबंदी में कोई भूमिका नहीं थी। सरकार के नोटबंदी से कोई फायदा नहीं निकला। आरबीआई के गवर्नर होने के नाते उर्जित पटेल ट्रोल होने लगे। 2018 की बात मैं कर रही हूँ। इसके बाद सरकार ने ब्याज दर यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करवाने का दबाव डाला, लेकिन उर्जित पटेल ने मना कर दिया।
उर्जित पटेल ने मोदी को सीधा चिट्ठी लिखकर कहा कि सरकार को आरबीआई के कामकाज में दखल नहीं देना चाहिए। आरबीआई की ट्रांसपेरेंसी और साख को धक्का नहीं देना चाहिए। सरकार की दखलंदाजी उचित नहीं है। उर्जित पटेल की इस चिट्ठी ने मोदी सरकार का पारा गर्म कर दिया, तो कुछ दिनों में उर्जित पटेल को इस्तीफा देना पड़ा। फिलहाल रिपोर्ट्स कलेक्टिव के वरिष्ठ पत्रकार सोमेश झा के छानबीन के बाद अल जजीरा ने पहली किस्त में इतना ही छापा है। इससे साफ पता चलता है कि मोदी के कार्यकाल में आरबीआई स्वतंत्र नहीं है, इसलिए आज समय के साथ साथ महंगाई आसमान छू रही है। ऊपर से वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसंबर तिमाही तक सरकार पर कुल कर्ज का बोझ बढ़कर 128.41 लाख करोड़ रुपए हो गया है। जी हां, सही सुना आपने, 128.41 लाख करोड़ रुपए। इसीलिए तो कहा कि मोदी ने 15 लाख तो दिए नहीं, बल्कि आपको 1 लाख करोड़ का कर्जदार जरूर बना लिया। इस लिहाज से देश के हर नागरिक पर 98,776 रुपए का कर्ज लदा है। यह आंकड़ा भी दिसंबर 2021 तक का है। आज तो प्रति व्यक्ति 1 लाख रुपए का कर्ज मोदी सरकार चढ़ा चुकी है। सीधा गणित पकड़िए, देश की जनसंख्या लगभग 130 करोड़ और सरकार पर कर्ज है मोटा मोटा 130 लाख करोड़, तो हुआ ना हर व्यक्ति 1 लाख रुपए का कर्ज। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2014 में मनमोहन सिंह ने जिस देश को मोदी के हाथ में छोड़ा था, उस हिंदुस्तान पर 54.9 लाख करोड़ रुपए का कर्जा था। यानी आजादी के 67 सालों में 55 लाख करोड़ का कर्जा और मोदी जी के मात्र 8 साल के राज में 73 लाख करोड़ का कर्ज। जी हाँ, यह सच है और इसको कोई नहीं दिखाएगा आपको। यह सच पर कोई बात नहीं करेगा। शाम को प्राइम टाइम डिबेट पर सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम पर बात होगी। इमरान खान पाकिस्तान भी अब चर्चा का विषय बना हुआ है। गोदी मीडिया आपको कभी भी इस कड़वे सच से रूबरू नहीं करवाएगा, क्योंकि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया पर यह खबर चलने लगी तो सत्ता हिल जाएगी। यही थे अच्छे दिन जिसे दिखाने का वादा आपसे किया गया था। मोदी कितने ही राज्य में चुनाव क्यों ना जीत जाए, चाहे वो 2024 भी जीत जाए, लेकिन उससे यह हकीकत नहीं बदल जाएगी कि मोदी ने देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से खत्म कर दिया। आपको क्या लगता है, क्यों मोदी जी सरकारी संपत्तियां बेच रहे, क्यों लोग बेरोजगार घूम रहे? सरकार देश जरूर चलाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन, इनकी कामकाज में दखलंदाजी लोकतंत्र को खत्म कर देता है। ये लोग न्यू इंडिया बनाने की बात करते हैं। बताइए, ऐसे बनेगा न्यू इंडिया? देश को कर्ज में डुबाकर। बेशक कोरोना काल इसमें शामिल है, लेकिन आप यह भी देखिए कि इसी दौरान पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर सरकार कितना कमाई कर रही है। अब आप समझ रहे होंगे कि क्यों मोदी सरकार सार्वजनिक संपत्तियों, सरकारी कंपनियों और देश में उपलब्ध संसाधनों को जल्द से जल्द क्यों बेच रही है। क्योंकि मोदी सरकार ने इस देश को कर्ज में डुबा दिया है। इस सच्चाई को दबाना या लोगों तक पहुंचाना आपके हाथ में है। वीडियो को ज्यादा शेयर करेंगे तो इस सच्चाई के बारे में हर कोई जान पाएगा। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी राय क्या है? आरबीआई की कामकाज में मोदी सरकार की दखलंदाजी को आप किस नजर से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर शेयर करें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश नीति आप तक सिर्फ और सिर्फ सच पहुंचाता है।